नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की ये शानदार क्लास रहेगी दोस्तों, इसलिए सभी हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आप क्लास को देखिए और डेली क्लास से आप जुड़िए। आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये रही आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं संस्कृत के अंदर समास का टॉपिक, यानी कि हमारा जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा है जिसमें समास हमने स्टार्ट किया था। हमने अव्ययभाव समास आपको बता दिया है। आज मैं आपको यहां पर तत्पुरुष समास प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारा अच्छे से तरीका मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे समास क्या है, किस तरह से हमें समास में मतलब पहचान करनी होती है और कैसे हम समास करेंगे, विग्रह इत्यादि सब कुछ बताया जाएगा। एग्जाम्स में किस तरह के सवाल समास से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर दोस्तों। ग्रामर की क्लास हम दे रहे हैं लगातार, इसके अलावा साहित्य की क्लासेज लगातार आपको मिल रही हैं। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप रीट की तैयारी करो, सबके लिए मैटर यहाँ पर मिलेगा, जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार क्लास। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, तत्पुरुष हमारा ये टॉपिक रहेगा आज का। क्या है? तत्पुरुष। अब देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द को ही देखते हैं। लिखा हुआ है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का यदि हम विग्रह करते हैं, ठीक है, विग्रह के हिसाब से यदि देखें तो हम लिख सकते हैं तस्य पुरुष है। क्या लिख सकते हैं? तस्य पुरुष है। ठीक है ना, ये एक तो विग्रह हो गया हमारा, तस्य पुरुष है। इसके अलावा एक विग्रह हो सकता है आपका स है पुरुष है। इस तरह भी विग्रह हो सकता है। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि तत्पुरुष जो हमारा शब्द है, इसके हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। अब हमने लिखा कि तस्य पुरुषः, तो यहां पर आप देखेंगे कि तस्य में षष्ठी विभक्ति है और पुरुषः में आपकी प्रथमा विभक्ति है। मतलब यह हुआ कि यहां पर अलग अलग विभक्तियां हैं, समान विभक्तियां हैं यहां पर। इसके अलावा नीचे देखेंगे स है, यहां पर प्रथमा विभक्ति है, पुरुषः यहां पर भी प्रथमा विभक्ति है। तो यहां देखोगे तो यहां पर आपको समान विभक्तियां मिलेंगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है मित्रों कि तत्पुरुष शब्द के दोनों प्रकार से विग्रह के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। एक तो वह भेद होता है जहां पर विभक्तियां अलग अलग मिलेंगी, यानी असमान विभक्तियां मिलेंगी, उसका नाम होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। मैं आगे बताऊंगा आपको, ये तो मैं शब्द के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और एक मिलेगा आपको जहां पर विभक्तियां समान होंगी, उसका नाम हम देंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसको मैं थोड़ा आगे और बताऊंगा। तो ये तो हमने बताया अभी शब्द के बारे में कि जो हमारा तत्पुरुष शब्द है उसका विग्रह कैसे करते हैं, किस तरह से इसका हम अर्थ निकालते हैं और अलग अलग दो प्रकार से विग्रह करने से क्या फर्क पड़ता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला हमारा इसमें एक प्रश्न आता है कि तत्पुरुष समास क्या होता है, यानी किसे कहते हैं। ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सभी में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो आपको सबसे पहली लाइन ध्यान रखनी है, ये बहुत ही मोस्ट लाइन है। लिखा हुआ है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुषः समासः। मतलब समझे, इसका मतलब है कि प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास होता है। मतलब प्रायः तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है इस समास में। अलग अलग समासों में आपको अलग अलग पदों की प्रधानता दिखाई जाएगी। कहीं पर पूर्व पद प्रधान रहेगा तो कहीं पर उभय पद प्रधान रहेगा, कहीं पर अन्य पद प्रधान रहेगा, कहीं पर आपका उत्तर पद प्रधान रहेगा। जैसा कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है।
यानी कि बाद वाला पद प्रधान है। प्रधान से मतलब है मित्रों मुख्य है। मुख्य कैसे, एक उदाहरण से समझिए इस बात को कि प्रधान होने का क्या मतलब है। उदाहरण से बता रहा हूं, देखिए जैसे हमने लिखा कि राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, यदि इसको हम समस्त पद करेंगे तो बनेगा राजपुरुषः, बन गया राजपुरुषः। अब हम आपको यह बताएंगे कि भाई किस तरह से उत्तर पद प्रधान होता है। आपको पहले तो यह बता दें कि इसमें पहला पद जो है ना राज्ञ है, ये तो है आपका पूर्व पद। दूसरे नंबर पर लिख रहा है पुरुषः, ये है आपका उत्तर पद। तो यहां पर उत्तर पद की प्रधानता बताई जा रही है, पुरुष शब्द की प्रधानता बताई जा रही है। कैसे, आप सुनो ढंग से। मान लो कि हमने कहा कि राजपुरुष को बुलाकर लाओ, बात को समझना। हमने कहा कि राजपुरुष को बुलाकर लाओ। अब आप किसको बुलाकर लाओगे भैया, बताओ। आप राजपुरुष को बुला के लाओगे तो यहां पर पुरुष मात्र से अर्थ निकलेगा, यानी हम पुरुष को बुलाकर लाएंगे, जो राजा का आदमी है उस आदमी को बुलाकर लाएंगे, ना कि राजा को। बात समझे, यानी राजा को बुलाकर नहीं लाओगे आप पुरुष को बुलाकर लाओगे। तो यहां पर बाद वाला जो पद है उसकी प्रधानता यहां पर दिखाई देती है। एक उदाहरण और समझिए, जैसे कि हमारे एक उदाहरण है गंगा जल। जैसे हमने कहा कि भाई गंगा जल है, तो हमने कहा कि गंगा जल लाओ। अब बताइए आप गंगा को लाओगे कि जल को लाओगे। तो यहां पर लाने का तात्पर्य जल के लिए कहा जा रहा है, यानी यहां पर जल को लाने का ही मतलब होता है, ना कि गंगा को लाने का अर्थ नहीं होता। यहां पर बाद वाला पद जल जो है वही अर्थ प्रधान माना जाता है। इस तरह आप सभी जगह देख सकते हैं। हमने कहा कि राजपुरुष को बुलाकर लाओ, तो आप राजपुरुष में केवल पुरुष को बुलाकर लाओगे। हमने कहा कि गंगा जल लाओ, तो केवल जल को लेकर आओगे, ना कि गंगा को लाओगे। ऐसे तो बाद वाला जो है ना पद, उसकी प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। यही मतलब है उत्तर पद प्रधान होने का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से समास आ जाता है आपका कि तत्पुरुष समास होता है। प्रायण उत्तर पद प्रधान समासः तत्पुरुष समासः भवति, इस तरह से हम समझेंगे। अब देखिए समास कैसे होता है, तो इसके लिए है कि सुबंत पद का सुबंत पद के साथ समास होता है। यानी पद के बाद में जब पद मिलेगा, यानी सुबंत पद इधर और उधर भी सुबंत पद मिलेगा, तब हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऐसे अब सुबंत पद क्या होता है आप जानते हैं, सुपादि विभक्ति जब लग जाती है तो उसका नाम हो जाता है सुबंत पद। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं एक एक बात को थोड़ा सा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको बारीक तरीका से बिल्कुल अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ में आ जाए, फिर आपको कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आए। आगे कह रहे हैं इस समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी जब हम समास करेंगे, जब समस्त पद हम बनाते हैं, तो वहां पर एक समस्या आती है कि भाई हम इसका लिंग निर्धारण कैसे करें। लिंग निर्धारण किस तरीका से किया जाए, जो समस्त पद है वो किस लिंग में रखा जाएगा, पुल्लिंग बनाया जाए उसको कि स्त्रीलिंग बनाया जाए उसको कि नपुंसक लिंग में बनाया जाए। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवत लिंगम, यानी जो बाद में जो पद है हमारा, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण करना चाहिए। अब हमें बाद वाला पद देखना होगा, बाद में जैसा पद होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लिंग निर्धारण करना होगा पूरे पद का। जैसे मैं उदाहरण समझाता हूं आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने लिखा राज्ञ है पुरुषः, ठीक है, राज्ञ है पुरुष हमने लिखा। अब ये राज्ञ शब्द अलग है, पुरुष शब्द अलग है, लेकिन हम यहां पर समास करना चाहते हैं। जब हम समास करेंगे तो हमारे सामने एक समस्या आएगी कि जब हम एक समस्त पद बनाएंगे समास युक्त पद, तो उस पूरे शब्द का लिंग क्या रखेंगे।
तो अभी हमने कहा कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में बाद के पद के आधार पर पूरे शब्द का लिंग निर्धारण करेंगे। तो बाद में हमारा शब्द है पुरुषः। क्या है? पुरुषः। अब पुरुषः जो शब्द है वो किस लिंग में है ये पहचान लो और फिर पूरे आप शब्द का लिंग उसी के हिसाब से बना दो। तो हमने देखा कि पुरुषः शब्द पुल्लिंग है, तो आप राजपुरुष को पूरे को पुल्लिंग में रखोगे। ऐसे आपको यहां समझना है, मैंने लिखा भी आगे, उत्तर पद पुरुष पुल्लिंग में होने से राजपुरुष भी पुल्लिंग हो जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। मान लो अब हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया भाई राज्ञ है कुमारी, हमने लिखा, देखो नीचे लिख के बता रहा हूं, राज्ञ है कुमारी। अब हमने लिखा यहां पर राज्ञ है कुमारी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमें बनाना है समस्त पद। तो अब देखो हमारा बाद वाला जो पद है वो कुमारी आ रहा है। अब आपको पता है कुमारी शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो अब पूरा जो शब्द बनेगा आपका समस्त पद समास से युक्त पद बनेगा, वो पुल्लिंग में नहीं बन सकता, क्योंकि बाद वाला पद स्त्रीलिंग का है। तो हमारा पूरा पद बनेगा स्त्रीलिंग में, बनेगा राजकुमारी। ऐसे यदि यहां पर होता राज्ञः भवनम, राज्ञः भवनम होता मान लो, तो हम बनाते राजभवनम। अब भवन शब्द जो है ये नपुंसक लिंग का है, तो हमारा पूरा पद जो बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा। इस तरह आपको समझना होगा लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, मैंने सरल तरीका से समझा दिया है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों बता दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसमें एक और हमारे लिए एक समस्या होती है पूर्व प्रयोग की। तो पूर्व प्रयोग किस तरह से हम करते हैं उसको भी समझ लीजिए अच्छे से। पूर्व प्रयोग का मतलब होता है, जैसे कि हमारे सामने दो पद हैं, जैसे आप यहां ऊपर देखिए राज्ञः पुरुषः हमारा एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण में दो पद हैं आपके सामने, एक तो है आपका राज्ञ है, ये तो है आपका प्रथम पद, एक है आपका पुरुषः, ये है आपका बाद वाला पद उत्तर पद। अब समस्या ये आती है कि जब हम समस्त पद बनाएंगे तो पहले कौन से पद को लिखें, पुरुष को पहले लिखें कि राज को पहले लिखें या राज को बाद में लिखें, क्या समस्या, मतलब किस तरीका से हम इसको फिक्स करेंगे, यही है नियम पूर्व प्रयोग का। तो पूर्व में प्रयोग किसका करें, सुनिए, समास विधायक सूत्र में, यानी कि जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र आएंगे आपके सामने, यानी कौन सा सूत्र क्या समास करेगा, क्या आपको नियम बताएगा, वो आपको सूत्र भी पता रखना होगा। तो उस समास वाले सूत्र में जिससे समास हो रहा है, उस समास विधायक सूत्र में जिस पद में या जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है, हम सूत्र में देखेंगे, सूत्र के अंदर देखेंगे कि कौन सा शब्द प्रथमा विभक्ति वाला है, उसी को पकड़ लेना है आपको। प्रथमा विभक्ति में होता है ना, उससे निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है, यानी प्रथमा विभक्ति के अंदर देखेंगे। अब प्रथमा विभक्ति के अंदर देख लिया, उसके बाद में उससे निर्दिष्ट जो पद आपको मिलेगा समास के विग्रह में, उसी का पहले प्रयोग कर देना है आपको। मैं आपको बताऊंगा आगे इस बात को और अच्छे से क्लियर करके, ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसका पूर्व प्रयोग कर दिया जाता है। तो समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ शब्द या पद है उसकी हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसको हम पहले प्रयोग करते हैं, यानी कि पूर्व प्रयोग उसी का करते हैं। बात समझे कि नहीं? ऐसे आपको यहां पर समझना होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, सामान्यतः तत्पुरुष दो प्रकार का होता है। अब क्यों होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तत्पुरुष जो शब्द है उसका विग्रह दो तरह से होता है, एक तो तस्य पुरुषः, एक होता है सह पुरुषः। दो तरह से हम इसका विग्रह करते हैं, एक में तो विभक्तियां समान हैं और एक में विभक्तियां असमान हैं, इसलिए दो प्रकार इस समास के हो जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से दो प्रकार हैं, अच्छे से देखिए। पहला प्रकार है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें विग्रह वाक्य के अंदर विभक्तियां समान मिलेंगी, यानी एक जैसी विभक्ति मिलेंगी दोनों तरफ।
पहले पद में और दूसरे पद में। जैसे मान लो द्वितीया है तो आगे द्वितीया मिलेगी, तृतीया है तो तृतीया मिलेगी, ऐसे सेम सेम विभक्तियां मिलेंगी आपको, ठीक है ना, ऐसे। इसके अलावा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, विग्रह वाक्य के अंदर विभक्तियां अलग अलग मिलेंगी, एक जैसी नहीं मिलेंगी। मान लो कि कहीं पर षष्ठी है तो दूसरी तरफ प्रथमा है, इधर प्रथमा है तो कहीं तृतीया हो सकती है। कहने का मतलब एक जैसी नहीं मिल सकती, असमान मिलेंगी। उसी का नाम हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो ऐसे करके सामान्य रूप से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से या सामान्य रूप से इसके यदि हम भेद करेंगे तो दो प्रकार होंगे इसके। एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, एक हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब आगे आपको और भेद समझने हैं, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं, समानाधिकरण के कौन कौन से भेद हैं, ये हमें और आगे समझना है। तो चलिए, मैंने आगे स्पष्ट किया है, उनको अलग अलग स्पष्ट किया है दोनों को। देखिए, सबसे पहले लिखा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार का है ये, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्या व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे? 6। विविध या असमान विभक्तियां होने पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके। मतलब हुआ कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में असमान विभक्तियां होंगी। पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति होती है और बाद वाले पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये ध्यान रख लेना। व्यधिकरण समास में ये ध्यान रख लेना आप कि जो पहला पद होगा उस पहले पद में तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो बाद वाला पद होगा उसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति होगी। ये आपको अच्छे से समझ लेना। प्रथमा विभक्ति आपकी पूर्व में नहीं आ सकती, ये आपको बाद वाले पद में मिलेगी। और पूर्व में जो पद मिलेगा वो द्वितीय विभक्ति का मिलेगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियां, इनमें से किसी भी विभक्ति का हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखो इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। अब इसमें विभक्तियों के आधार पर प्रकार हो जाएंगे, तो हम इसको विभक्ति तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। जब हमारा पहला पद द्वितीया में होगा तो नाम रख देंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। जब पहला पद तृतीया में होगा तो नाम हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। इसी तरह अलग अलग विभक्तियों से नाम बदल जाएगा। जैसे मान लो चतुर्थी विभक्ति होगी तो हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी हुई तो हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी हुई तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, और सप्तमी होगी तो नाम हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। इस तरह से नामकरण हो जाता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको यहां पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद मानने हैं, मस्तिष्क में समझ लो। द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इसको विभक्ति तत्पुरुष समास भी हम कह सकते हैं। यानी कि ये विभक्तियां जो मिलेंगी द्वितीय से सप्तमी तक ये पहले पद में मिलेंगी, और बाद में जो पद होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी। जैसे हम उदाहरण बताएंगे तो आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं। अब आगे देखिए, इधर है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? तो इसके लिए समझ लो, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति अर्थात पूर्व पद और बाद वाले पद में समान विभक्तियां होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसी समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, ऐसा एक सूत्र चलता है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, यानी प्रथमा समानाधिकरण तत्पुरुष समास वास्तव में कर्मधारय समास ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है ना, उसी का नाम कर्मधारय समास है। इसका मतलब हुआ कि तत्पुरुष समास से ही निकला है ये कर्मधारय समास, अलग से काउंटिंग नहीं होती है। इसी का भेद है ये तत्पुरुष का, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?
समझ में आ गया। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। अब इसके भेद कौन कौन से हो सकते हैं? 5 भेद होते हैं इसके। कितने? 5। कौन कौन से हैं सुनिए। एक होता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें विशेषण पद पहले होगा, पूर्व पद में होता है। एक है विशेष्य पूर्व पद, पूर्व पद में विशेष्य होता है। फिर है विशेषण उभय पद, यानी उभय पद में विशेषण होता है। एक है उपमान पूर्व पद, उपमान होता है पूर्व पद में, और उपमेय पूर्व पद, यहां पर उपमेय होता है पूर्व पद में। ऐसे करके 5 प्रकार हो जाते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास के। तो यहां पर मित्रों हमने आपको सामान्य रूप से 2 प्रकार बताए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण के हमने 6 भेद बताए और फिर समानाधिकरण के हमने बताया आपको 5 भेद। टोटल भेद हो जाते हैं आपके 11। ठीक है ना। तो ये हम 11 को एक एक को अलग अलग समझेंगे, अलग अलग जानेंगे। एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, और पहले जो आ चुके हैं सवाल उनको शामिल कर देंगे इसमें। अब देखो हमने नोट लिखा है यहां पर, और लिखा है कि तत्पुरुष जो है उसका भेद होता है कर्मधारय समास। अभी अभी हमने बताया था कि कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष से ही निकला है, यानी कि तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय समास है। अब आगे लिखा है द्विगु, यानी कर्मधारय का भेद द्विगु। कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास होता है। द्विगु समास में संख्या पहले होती है, पूर्व पद में संख्या पाई जाती है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद में संख्या हो तो कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास हो जाता है, वह उसका नाम द्विगु समास हो जाएगा। जब कर्मधारय समास के अंदर पहले पद में संख्या आ जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा द्विगु समास। ऐसे आपको समझना है। तो यहां पर द्विगु समास क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, हमने बिल्कुल सरल तरीका से आपको 0 लेवल से समझाने का प्रयास किया है। कोई भी विद्यार्थी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। जो भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे कंपटीशन स्तर के लिए पढ़िए, कॉलेज स्तर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, स्कूल स्तर पे पढ़ सकते हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जाने कि तत्पुरुष समास के 2 भेद कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण के कौन से भेद हैं, व्यधिकरण के कौन से भेद हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद कौन कौन से हैं। अभी इसमें और भी भेद बचे हुए हैं, तो यहां पर आपको हम 7 भेद और बता रहे हैं। ये बड़े नहीं है, छोटे छोटे और समास के भेद हैं, लेकिन इनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम इनको मोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इनमें से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, और पिछली एग्जाम्स में भी सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमें इनको भी समझना होगा। तो हमने यहाँ पर 7 लिखे हैं, ये 7 प्रकार हैं हमारे। इससे पहले हम 11 आपको बता चुके हैं, 7 और ये 11, तो 18 प्रकार हमारे हैं तत्पुरुष के, यानी 18 प्रकारों को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा कर्मधारय भी आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे। और बाकी तो सारे भेद आपके इसमें आ ही रहे हैं। अब देखो कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले है नय तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, नेगेटिव अर्थ होता है, यानी नकारात्मक अर्थ की इसमें मतलब स्थिति रहती है। कैसे रहती है, जैसे कि हमने कहा कि ने सत्य, तो इसमें बनता है असत्य। ऐसे ने अश्व है, अनश्व है, ने अधिकार है, अनधिकार है, इस तरह के शब्द बनते हैं। इसके बाद में है कुगति प्रादि तत्पुरुष समास। कुगति प्रादि तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 बात ध्यान रखनी है मित्रों। कितनी बात है, 3 बात ध्यान रखनी है। हम किसका समास करेंगे, तो यहां पर एक तो है कु अव्यय का समास, कु अव्यय का समास करेंगे इसमें। इसके अलावा गति का समास होता है, यानी गति संज्ञक का समास होता है, जिसमें त्वा और ल्यप प्रत्यय शामिल हैं। इसके बाद में है आपके जो 22 हमारे प्रादि हैं, प्रपरा अपसम, उनका भी समास होता है। तो ये हमारे कुगति प्रादि तत्पुरुष समास के अंदर आपको 3 बातें समझनी हैं। कु अव्यय के साथ समास होगा, गति का समास होगा, यानी गति संज्ञक का समास होगा, और 22 प्रादियों का समास इसमें होता है। ठीक, आगे चलो।
आगे है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, मध्य पद का लोप हो जाता है। इसके बाद में है अवयव अवयवी तत्पुरुष समास। यहां पर अवयव और अवयवी का तत्पुरुष समास होता है। अवयव और अवयवी के बीच में समास होता है। कैसे होता है हम पढ़ेंगे, जब डिटेल से आपको समझाएंगे। इसके बाद में अलुक तत्पुरुष समास, इसमें अलुक हो जाता है। इसके बाद में है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, इसमें आपके उपपद होता है यानी पदों के योग में रहता है। इसके बाद में है मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास। ऐसे करके हमारे तत्पुरुष के अन्य भेद 7 हो जाते हैं। इनको एक एक को हम समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से मैं बताऊंगा जो फटाफट आप पहचान कर लोगे अच्छे से। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको तत्पुरुष के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो पूरी अच्छे से समझा दी है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आपको फायदा मिल सके। दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको विभक्ति के हिसाब से समास पढ़ाऊंगा अब, ठीक है। अलग अलग विभक्तियों का समास मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास, तो ये रहा हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास क्या है, इसका हमारा सूत्र कौन सा है वो हम जानेंगे। पहले ही बता दिया हमने कि द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या होगा। इसमें हमारा जो पहला पद है वो द्वितीय विभक्ति में रहेगा। किस में रहेगा, द्वितीय विभक्ति के अंदर, और बाद वाला जो पद है वो प्रथमा में रहेगा। ये कंडीशन रहेगी द्वितीय तत्पुरुष समास की, यानी कि 2 के बाद में 1 रहेगा। 21 की स्थिति रहेगी हमारी द्वितीय तत्पुरुष समास में सभी उदाहरणों में। अभी आप चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इसमें उदाहरण देखोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। अब देखिए सूत्र को समझते हैं। सबसे पहला हमारा सूत्र कौन सा है, सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए सूत्र है आपका द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही। ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना होगा। द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, ये सूत्र है। अब सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को समझेंगे हम सबसे पहले। तो सूत्र कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का, द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का, ऐसा शब्द जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, उस शब्द का श्रित, अतीत, पतित, गत, अब गत के साथ में आगत भी आ जाएगा, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, प्रकृति वाले किसी भी सुबंत पद के साथ में तत्पुरुष समास होता है। ये आपको इसका अर्थ समझना है। मतलब ये हुआ मित्रों कि आपको स्टार्टिंग में तो मिलेगा, यानी कि पहले पद में तो आपको मिलेंगी यहां पर विभक्ति, कौन सी, द्वितीय विभक्ति, और बाद वाला जो पद होगा आपका उसमें मिलेगा आपको क्या मिलेगा, श्रुत, अतीत, पतित, गतः, आगतः, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। इनमें से कोई भी पद आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। ऐसे आपको यहां समझना है, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पर हमने कहा कि भाई पूर्व प्रयोग कैसे करते हैं, तो एक बार इसको समझ लो आप। हमने कहा कि जो समास विधायक सूत्र में जो शब्द प्रथमा विभक्ति में रहता है उसी से निर्दिष्ट जो पद होगा उसी का पहले प्रयोग किया जाएगा। अब देखो आप इस सूत्र में द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, तो यहां पर पन्न ही जो है ये पूरा हमारा एक शब्द है ना, यहां से श्रुतातीत से लेकर के पन्न ही, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। कौन सी विभक्ति बताओ, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीय विभक्ति है यहां पर। लेकिन हमारा द्वितीय जो शब्द लिखा हुआ है द्वितीय, ये जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए यहां पर द्वितीय जो पद है इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। अब आप देखोगे जब समास विग्रह करोगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति के अंदर जो पद रहेगा उसी को पहले लिखोगे। यही है पूर्व प्रयोग का सिस्टम। क्लियर है? चलो अब उदाहरण समझते हैं। अर्थ हम समझ चुके,
पूर्व प्रयोग का नियम बता दिया। उदाहरण समझो। सबसे पहला उदाहरण है कृष्णम श्रुतः। कृष्णम श्रुतः। अब देखो यहां पर कृष्णम में आपकी द्वितीय विभक्ति है, श्रुतः आपकी प्रथमा विभक्ति वाला पद है, तो यहां पर समास हो जाएगा और श्रुतः पद आपका सूत्र में भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह है कृष्ण अम श्रित सु। कृष्ण अम श्रित सु। अब हम पहले प्रयोग करेंगे कृष्ण का, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो द्वितीय जिसमें लग रही है उसका पहले प्रयोग करना है। बन जाएगा कृष्ण श्रित है। कृष्ण श्रुतः हो जाएगा कृष्ण के सहारे, ऐसा अर्थ निकलेगा, कृष्ण के सहारे। क्या बना? कृष्ण श्रुतः। अब मान लो एग्जाम में सवाल आया कि कृष्ण श्रुतः इत्यत्र कह समास है, क्या समास है इसमें या किस सूत्र से समास होगा, तो आपको ये वाला सूत्र लिखना होगा और समास का नाम लिखना होगा द्वितीया तत्पुरुष समास। अब चलो आगे फटाफट देख लेते हैं। अगला है हमारा दुखम अतीत है, तो यहां बनेगा दुख अम अतीत सु, बनेगा दुखातीत है। दुख और अतीत को जोड़ दिया यानी कि दीर्घ संधि कर दी, तो दुखातीत बन गया। आगे है नरकम पतित है, तो नरक अम पतित सु। यहां पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, आपको पता है, ये तो समास करते हैं तो विभक्तियों को हटा देते हैं, उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, फिर सु लाते हैं, फिर विसर्ग हुआ है, तो यहां बनेगा नरक पति ही। ठीक है। आगे है स्वर्गम गत है, तो बनेगा स्वर्ग अम गत सु, बनेगा स्वर्ग गत है। आगे शरणम आगत है, हमने कहा कि गत के साथ में आगत भी आ सकता है, तो यहां बनेगा शरण शरण अम आगत सु, शरण अम आगत सु। तो यहां पर शरण और आगत को जोड़ देंगे, मतलब संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, तो बनेगा शरणागतः शरणागतः। आगे है कूपम अत्यस्तः, कूप अम अत्यस्त सु, कूप अम अत्यस्त सु, बन जाएगा कूपात्यस्त है। यहां भी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, कूपात्यस्त है, यानी कुएं से पार, कहते हैं ना कुएं से पार हो गया, तो इसको कहेंगे कूपात्यस्त है। आगे सुखम प्राप्त, तो सुख अम प्राप्त सु, बनेगा सुख प्राप्त सुख प्राप्त। आगे है लास्ट दुखम आपन्न, दुख अम आपन्न सु, दुखापन्न, यहां भी दीर्घ संधि हो जाएगी, दुखापन्न। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आपको काफी सारे उदाहरण समझा दिए हैं। इन सभी में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, और कौन से सूत्र से होगा? द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न सूत्र से यहां पर समास होगा। यहां पर और भी बहुत सारे समास आप बना सकते हो, यानी कि जो हमारा पहला पद है ना, इसको आप चेंज करके और भी बना सकते हो। जैसे हमने लिखा है कृष्णम श्रुतः, तो कृष्ण की जगह राम लिख दो रामम श्रुतः, लखन लिख दो लखनम श्रुतः, मोहन लिख दो मोहनम श्रुतः, गणेश लिख दो गणेशम श्रुतः, कुछ भी लिख सकते हो, उसको हमें द्वितीया में लाना होगा। बस एकदम आसान है, कितने भी शब्द बना लो आप, हजारों शब्द लाखों शब्द बना सकते हो आप, ये सिस्टम पता होना चाहिए बनाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम 2 वार्तिक और आपको बताने वाले हैं, उनको भी समझेंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आपको आगे वार्तिक बता रहे हैं, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास ही हमारा चल रहा है। इसमें हम 2 वार्तिक और आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला वार्तिक है हमारा गम्यादिनाम उपसंख्यानम। गम्यादिनाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम से पता चल रहा है कि यहां पर समास विकल्प से होगा। किससे होगा? विकल्प से होगा। अब क्या अर्थ है सुनो, अर्थ है इसका द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का। ये तो सभी सूत्रों में आएगा सेम, द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद से ही समास होगा, तभी तो द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। यदि द्वितीय के साथ नहीं करोगे, तृतीय के साथ करोगे, तो उसका नाम तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, फिर उसके नियम अलग हैं। तो देखिए अर्थ सुनिए, द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का गमी आदि लिख रहा है ना, गम्यादि नाम उपसंख्यानम, तो गमी आदि। अब गमी आदि में कौन कौन से शब्द शामिल करने हैं भैया सुनो। इसमें आपका बुभुक्षु, देखो शुश्रूषु, पिपासु, चिकीर्षु और इच्छु आदि पदों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो जाता है। ये इस वार्तिक का अर्थ है मित्रों,
अच्छे से समझ लो, बहुत कठिन नहीं है कुछ भी, केवल एक दो बार सुनोगे ना तो यूं ही चुटकियों में पता लगा लोगे। तो देख लिए द्वितीय विभक्ति अंत वाले पद का हम समास करेंगे। यदि विभुक्षु आएगा आगे तो समास कर देंगे, शुश्रूषु आएगा तब भी हो जाएगा, पिपासु आएगा, चिकीर्षु आएगा, इच्छु आएगा तो हम समास कर देंगे। लेकिन यहां पर समास विकल्प से होगा, अर्थात दो रूप बनेंगे। एक बार जब समास होगा तो आपका रूप बन जाएगा, यानी समस्त पद में, जैसे हमने अभी बताए थे आपको, जैसे कृष्ण श्रुता, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जब हम इसमें इस वार्तिक से सूत्र वो नहीं करेंगे समास, उस स्थिति में जैसा हमारा वाक्य है लौकिक विग्रह में वो सेम टू सेम रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए उदाहरण में समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा ग्रामम गमी, ग्रामम गमी। ठीक, अब इसका हम करते हैं अलौकिक विग्रह। तो ग्राम अम गमिन सु, गमिन से गमी बना, जैसे कामिन से कामी बनता है ऐसे, तो गमिन से गाम बनता है आपका गमी। तो यहां पर हो जाएगा विग्रह ग्राम अम गमिन सु। अब यहां पर हम समस्त पद करेंगे तो बनाएंगे ग्राम गमी। क्या बनेगा? ग्राम गमी। ठीक है, अब जब नहीं करेंगे तब हमारा यूं की तो ही रह जाएगा, जैसा कि हमने लौकिक विग्रह में लिखा ग्रामम गमी, यूं की तो ही सेम लिख देना है इधर। ये देखिए दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसे आपके दो उदाहरण बनेंगे यहां पर, क्योंकि विकल्प से काम हो रहा है ना, इसलिए। आगे चलो, आगे है अन्नम बुभुक्षुहु, बुभुक्षुहु। तो अन्नम बुभुक्षुहु, तो यहां पर अन्न अम बुभुक्षुहु सु, ये तो हो गया अलौकिक। अब हमने बनाया समास, तो अन्न बुभुक्षुहु बन गया, अन्न बुभुक्षुहु बन गया। जब समास नहीं करेंगे तो हमारा बन जाएगा अन्नम बुभुक्षुहु, ये वाक्य रह जाएगा सेम। आगे चलो, आगे है आपका गुरुम शुश्रूषुहु, तो बनेगा गुरु अम शुश्रूषु सु, तो गुरु शुश्रूषुहु ऐसा बन जाएगा। और जब इधर आपका विकल्प में बन जाएगा गुरुम शुश्रूषुहु। ऐसे दो उदाहरण आपके बनेंगे, यानी दो रूप बनेंगे इसके। आगे चलो, जलम पिपासुहु, तो जल अम पिपासु सु, ये विग्रह तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर समस्त पद करेंगे आप जल और पिपासु को मिलाकर के जल पिपासुहु, और यहां विकल्प में रहेगा जलम पिपासुहु, सेम रह जाएगा। आगे चलो, कार्यम चिकीर्षुहु, विग्रह करो कार्य अम चिकीर्षु सु। ठीक है, तो बनेगा कार्य चिकीर्षुहु, कार्य चिकीर्षुहु, और विकल्प में बनाएंगे कार्यम चिकीर्षुहु। लास्ट उदाहरण है शुभम इच्छुहु, शुभम इच्छुहु, तो यहां बनेगा शुभ अम इच्छु सु, शुभ अम इच्छु सु, तो बन जाएगा यहां पर शुभ और इच्छु को जोड़ना है। जब शुभ और इच्छु को जोड़ोगे तो यहां पर बन जाएगा शुभेच्छु। क्या बन जाएगा? शुभेच्छु। यहां पर दोस्तों ये जो हमने विग्रह किया है ना, शुभ शब्द हमारा ये पूरा है, शुभ है ना, शुभ है, ये भय पूरा है, यहां पर आधा नहीं है, शुभ शब्द है शुभ। ठीक है ना, आधा नहीं है, पूरा है ये। तो यहां पर क्या करेंगे हम, शुभ शब्द के साथ में हमारा जो आगे लिख रहा है ना इच्छु, इसमें हम संधि कर देंगे। क्या कर देंगे? संधि। तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा शुभेच्छुहु। क्या बनेगा? शुभेच्छुहु। ऐसे क्लियर है? तो अब यहां पर आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये हमने वार्तिक बताया गम्यादि नाम उपसंख्यानम, तो इससे भी आपके ये उदाहरण बनेंगे ना, ये भी आपको समझने होंगे। जैसे कि ग्राम गमी है, अन्नम विवक्षु है, गुरु शुश्रूषु है, जलम पिपासु है, कार्यम चिकीर्षु है, शुभेच्छु है, इस तरह आपको उदाहरण समझने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं साथ में। लिखा हुआ है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, इसका मतलब है कि प्राप्त और आपन्न पदों का द्वितीयांत वाले पद के साथ, द्वितीया विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ तत्पुरुष समास करने पर प्राप्त और आपन्न शब्दों को विकल्प से पूर्व पद के रूप में भी लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? ये कह रहे हैं कि प्राप्त और आपन्न जो पद है ना हमारे, इनके साथ में जब आप द्वितीयांत पद के साथ में समास करोगे ना, तो फिर आप वैसे नियम के हिसाब से तो द्वितीयांत जो होता है उसको हम पहले प्रयोग में लेते हैं,
लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर विकल्प से आप प्राप्त और आपन्न शब्द को भी पहले प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व में लिख सकते हैं। इतना इसमें समझना है। जैसे देखो, प्राप्त है जीविकाम, प्राप्त जीविकाम, ठीक है ना। तो यहां पर प्राप्त सु जीविका अम, प्राप्त सु जीविका अम, बात समझे कि नहीं। तो यहां पर हमने बनाएंगे प्राप्त जीविका, एक तो बनेगा प्राप्त जीविका है और दूसरा बनेगा आपका जीविका प्राप्त है। एक बार तो हमने प्राप्त और आपन्न जो शब्द है ना उनको पहले लिखना है पूर्व में, तो हमने पूर्व में लिखा तो बना प्राप्त जीविका है, और जब नहीं लिखा तो बनेगा जीविका प्राप्त है। क्या बनेगा? जीविका प्राप्त है। ऐसे आपको समझना है यहां पर, ठीक है। आगे चलो, आपन्न है जीविकाम, तो यहां बनेगा आपन्न सु जीविकाम या जीविका अम, आपन्न सु जीविका अम। तो यहां पर आपन्न को पहले लिखेंगे तो बनेगा आपन्न जीविका है, और जब पहले नहीं लिखेंगे तो बनेगा जीविका पन्नह, जीविका पन्नह। तो यहां मान लो एग्जाम में आता है कि प्राप्त जीविका और जीविका प्राप्त शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही। आपन्न जीविका और जीविका आपन्न ये दोनों ही सही हैं। कौन सा समास है तो आपको यहां बताना है, द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है ना। इस तरह से मित्रों द्वितीय तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं तृतीय तत्पुरुष समास की तरफ, यानी कि कर्णपूर्व तत्पुरुष समास इसे हम कह सकते हैं। तो चलिए आगे समझ रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास। इस आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल आपको तृतीय तत्पुरुष समास तक ही बताएंगे, आगे जो आपके बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो चलिए समझ लेते हैं। अब चलिए मित्रों, यहां पर हम आपको बता रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है। तो तृतीय तत्पुरुष समास में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो आपका पहला पद मिलेगा वो तृतीय विभक्ति में होगा। किस विभक्ति में होगा? तृतीय विभक्ति में होगा इधर वाला, और बाद वाला जो पद होगा वो प्रथम विभक्ति में होगा। इस तरह की कंडीशन हमारी रहेगी तृतीय तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो सूत्र देखिए, सूत्र क्या है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये इसका सूत्र है तृतीय विभक्ति का, यानी तृतीय तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है ये, इसको अच्छे से समझ लेना। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, क्या मतलब है इसका? सुनो पहले अच्छे से। ये कह रहा है कि तृतीय विभक्ति अंत वाले पद का, ये तो सभी में आएगा, चतुर्थी पढ़ेंगे तो चतुर्थी विभक्ति अंत वाले पद का ऐसा लिखा आएगा। तो तृतीय विभक्ति अंत वाले पद का, यानी कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा पद मिलेगा जिसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई होगी, ठीक है। तो उस वाले पद का गुणवाची, अब यहां समझो आप, गुणवाची तत्कृत के साथ, गुणवाची तत्कृत के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। अब देखो यहां पर समझने की बात यह है कि गुणवाची तत्कृत क्या है, तत्कृत से क्या तात्पर्य है। तो तत्कृत का मतलब है दोस्तों तेन कृतम, तेन कृतम, ऐसे ध्यान रखना है, तेन कृतम मतलब हुआ कि उसके द्वारा किया गया, तेन कृतम उसके द्वारा किया गया, उसका नाम है तत्कृतम। मतलब ये अर्थ समझना, आपको हिंदी में बता रहा हूं मैं। चलो, जिस गुणवाची शब्द के साथ, जिस गुणवाची शब्द के साथ, कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे मान लो हमारा खंड शब्द है, पहला उदाहरण है, जिस गुणवाची शब्द के साथ समास होता है वह तृतीयांत पद के द्वारा ही किया गया हो। बात समझ में आई कि नहीं? जिस गुणवाची शब्द के साथ समास होता है, जैसे यहां पर हमारा जो समास है वो खंड शब्द के साथ हो रहा है, खंड शब्द के साथ, तो ये गुणवाची शब्द हो गया खंड, इसके साथ समास होता है तो वह तृतीयांत पद के द्वारा ही किया गया हो। तो यहां पर जो खंड किया गया है वो तृतीयांत पद के द्वारा ही किया गया है। किससे किया गया है? संकुला। तो यहां पर शंकुलया लिख रहा है ना, तो शंकुला के द्वारा ही किया गया है। यानी शंकुला का मतलब होता है दोस्तों सरौता। सरौता होता है जो पान की सुपारी काटते हैं ना, सुपारी को काटने का काम करता है सरौता। तो उस सरौता से
जब सुपारी काट दी तो वो टुकड़ों में विभक्त हो गई, उसके खंड हो गए। अब जो खंड हुए वो किससे हुए? शंकुला से। तो यही तो कह रहे हैं हम कि जो खंड हुआ है ना, या जो आपका गुणवाची शब्द है, वो तृतीयांत पद के द्वारा ही किया गया हो, ऐसा आपको समझना है। उसी को कहेंगे तत्कृत। तत्कृत उसी के साथ में समास होगा यहां पर, तत्कृत गुणवचनेन। यही मतलब है इसका, गुणवाची तत्कृत का यही मतलब समझना है। और भी आपको हम उदाहरण बताएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहां आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताना। और नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तब भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको और तरीका भी बता दूंगा। बहुत सारे तरीका है समझाने के। देखिए उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से जल्दी पकड़ में आएगी बात। हमारा पहला उदाहरण है शंकुलया खंड है। शंकुलया खंड है, इसका मतलब है शंकुला के द्वारा किया गया खंड, यानी सरोता से किया हुआ टुकड़ा, उसको हम कहेंगे शंकुलया खंड है। अब यहां पर समास हो रहा है खंड शब्द के साथ। तो खंड शब्द हमारा गुणवाची शब्द है, इसके साथ समास हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई जो खंड है ना, वो तृतीयांत वाले पद के द्वारा ही किया होना चाहिए। तो सरोता से ही तो खंड किया है इसका, ऐसे। अब मान लो यहां पर वो होता दंड, लठ होता, लठ लकड़ी, और उसके द्वारा खंड किया है मान लो, तो फिर यहां पर आपको तृतीया में लाना है, वो उसकी तृतीय विभक्ति बन जाती है, दंडेन कर देते हैं आप ऐसे। तो अब देखो यहां पर अलौकिक विग्रह करेंगे तो शंकुला टा खंड सु, यही बनेगा। मिलाएंगे तो शंकुला खंड, ऐसा बन जाएगा शंकुला खंड। अब मान लो आ गया शंकुला खंड इत्यत्र कह समास, तो आपको लिखना होगा तृतीया तत्पुरुष केन सूत्रेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ऐसे आपको यहां लिखना होगा। यानी गुणवाची तत्कृत के साथ समास होता है। आगे चलो, क्रीणा काण है, क्रीणा काण है। अब यहां देखो काणे है के साथ में समास हो रहा है। अब जो काणे हुआ यानी काना जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्री रोग के कारण। एक रोग है क्री, तो हमने क्री का रूप चलाया तो तृतीया में बना क्रीणा। क्या बना? क्रीणा। तो यहां पर काणा जो हुआ है वो क्री रोग के कारण हुआ है, तो यहां पर तत्कृत हो गया। इसलिए यहां पर करेंगे हम, आगे देखो क्रीटा काण सु बनेगा क्री काणे। क्या बना? क्री काणे है। अब लगातार चलते जाओ फटाफट आगे। आगे है शलाकयः वदिर है, शलाकयः वदिर है। शलाका यानी तीली होती है, शलाका। अब किसी ने कान में डाल दी तो कान खराब हो गया उसका, तो बहरा हो गया, तो शलाका से बहरा किया हुआ। तो शलाका टा वधिर सु बनेगा शलाका बधिरः, शलाका बधिरः, समास हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। आगे चलो, क्षारेण शुक्ल है, क्षारेण शुक्लः। तो इसका क्या मतलब है? क्षार से शुक्ल किया, यानी अम्ल से किया हुआ सफेद। क्षार, क्षारीय अम्ल होते हैं कि नहीं, अम्ल क्षार, ये तो क्षार से किसी को सफेद कर दिया, सफेदी कर दी, तो अम्ल से किया हुआ सफेद कहलाएगा, उसको कहेंगे क्षारेण शुक्ल। तो शुक्ल किससे हुआ है? क्षार से, तो यहां भी तत्कृत हो गया। तो क्षार टा शुक्ल सु बनेगा क्षार शुक्ल। आगे चलो, कुंकुमेन शोण है, कुंकुमेन शोण है। तो यहां पर शोण है जो हुआ है, शोण का मतलब लाल, तो कुमकुम से लाल हुआ है ऐसे, तो बनेगा कुमकुम टा शोण सु बनेगा कुमकुम शोणः, कुमकुम शोण है। आगे चलो, फिर हमने इस सूत्र के अर्थ में हमने ये भी कहा था कि तत्कृत गुणवाची के साथ तो समास होगा ही, इसके अलावा अर्थ शब्द के साथ भी समास होगा तृतीयांत पद का। तो आगे उसी के उदाहरण हैं। पुण्येन अर्थ है, पुण्येन अर्थ, तो यहां पर अर्थ शब्द के साथ समास हो रहा है तृतीया वाले आपके पद का। तो यहां पर पुण्येन अर्थ में लिखेंगे पुण्य टा अर्थ सु, तो यहां पर पुण्य और अर्थ को जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी पुण्यार्थ। अब मान लो आ गया कि पुण्यार्थ इत्यत्र क समासः, तो ये नियम पता होगा तभी पता लगा सकते हो आप, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आपका, तृतीय तत्पुरुष होगा। आगे है पठनेन अर्थः, तो बनेगा पठन टा अर्थ सु पठनार्थः, ऐसा। फिर है धान्येन अर्थः, धान्य टा अर्थ सु धान्यार्थः, ऐसा बन जाएगा धान्यार्थः। ठीक है, इस तरह से आपको ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। और भी उदाहरण बना सकते हो बहुत सारे, केवल आपको तृतीया वाला पद बदलना है, ठीक है ना। और आगे आपको आगे भी बदल सकते हो आप, लेकिन गुणवाची तत्कृत ये होना चाहिए, गुणवाची तत्कृत की स्थिति बननी चाहिए,
तभी जाकर के आप ये कर सकोगे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर थोड़ी विशेष बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको भी समझा देता हूं। जैसे एक उदाहरण है हमारा अक्षणा, अक्षणा काण है। देखो एक उदाहरण है अक्षणा काण है, ये थोड़ा विसर्ग लगने में मिस्टेक आ रही है। अक्षणा काण हमारा उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि अक्षणा काण है, यहां पर आपको तृतीया वाला पद मिल रहा है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है, आगे आपको काण है पद मिल रहा है, लेकिन यहां समास नहीं होता है। अब बताओ क्यों नहीं समास होता है, आप बताइए। चलो मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये अक्षणा काणे में समास क्यों नहीं होगा? इसमें भी तो तृतीय विभक्ति मिल रही है, यहां क्या दिक्कत है, समास क्यों नहीं होगा बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, आपको बताना इसका आंसर, तभी तो पता चलेगा हमें कि भाई आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं देखते हो। यदि आप देखते हो तो हम समझ जाएंगे, आप तुरंत जवाब दे दोगे, और नहीं आता है तो हम बताएंगे, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए आपके लिए सवाल है ये, आप जरूर जवाब देना इसका। आगे चलो, अब देखिए मित्रों, आगे हम इसमें एक अगला सूत्र और जानते हैं, आगे वही तृतीय वाला ही है। चलिए देखते हैं, सूत्र है हमारा पूर्व सदृश शमोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ही। ये हमारा सूत्र है तृतीय विभक्ति यानी तृतीय तत्पुरुष समास का। पूर्व सदृश शमोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ही क्या कहता है, सुनिए, इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, आपको अर्थ बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसका देखिए, अर्थ है इसका तृतीया विभक्ति अंत वाले पद का, ये तो सब में रहेगा, तृतीया विभक्ति अंत वाले पद का। अब इस सूत्र के हिसाब से कौन कौन से पदों के साथ समास होगा सुन लीजिए। पूर्व पद के साथ, सदृश पद के साथ, सम के साथ, ऊनार्थक शब्द, ऊनार्थक यानी ऊन का मतलब कम, ऐसा अर्थ देने वाले जैसे विकल है, कलह शब्द के साथ, निपुण शब्द के साथ, मिश्र शब्द के साथ, सुलक्षण शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ में समास होता है। कहने का मतलब आपका पहले तो मिलेगा तृतीय वाला पद और बाद में मिलेंगे आपको पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र संरक्षण ही जो सूत्र में दिए हुए नाम है ना, ये सारे के सारे आपको बाद में मिलेंगे, इनके साथ में आपको समास कर देना है, यही इस सूत्र का मतलब है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं एक एक को। सबसे पहला उदाहरण है मासेन पूर्व है, मासेन पूर्व है हमारा पहला उदाहरण है। तो यहां पर आप देखेंगे मास टा पूर्व सु, तो बना लो, इसमें मिला दो आपस में, मास पूर्व है बन जाएगा, कोई इसमें तकलीफ ही नहीं है। आगे है मात्रा सदृश है, मात्रा सदृश, तो यहां पर मातृ टा सदृश सु बनेगा मातृ सदृश, विभक्ति हटाएंगे तो मातृ सदृश बन जाएगा। आगे है पित्रा सम है, तो पितृटा समसु बनेगा पितृ समह। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बाकी उदाहरणों को हम फटाफट देख लेते हैं। मासेन ऊनम या ऊनम पद आ गया तो मास टा ऊन सु बनेगा, मास और ऊन को जोड़ेंगे तो यहां पर दीर्घ वो हो जाएगी, सॉरी गुण संधि, तो मासोनम बन जाएगा, मासोनम, ऊ का ओ हो जाएगा। आगे है माशेण विकलम, ठीक है, विकलम, तो यहां पर माशेन विकलम का बन जाएगा माश टा विकल सु, माश टा विकल सु। इसका अर्थ हो जाता है यानी उड़द से हीन परिमाण, यानी उड़द की दाल होती है ना, माश यानी दाल, उससे कम परिणाम है, विकल यानी कम परिणाम है, हीन परिणाम है, तो माश टा विकल सु बनेगा माश विकलम, माश विकलम। आगे है वाचा कलह, तो वाच टा कलह सु बनेगा वाक कलह, वाक कलह, ये आया हुआ है। वाक कलह में कौन सा समास है या इसका विग्रह क्या होगा, तो विग्रह भी आता है एग्जाम में, तो विग्रह ध्यान रखना, वाचा कलह, तृतीय व्यक्ति है वाचा, वाच की आप रूप चलाओगे ना वाच का, तो वाचा ऐसा रूप बनता है तृतीय एकवचन में। आचारेण निपुण है, आचारेण निपुण, तो आचार टा निपुण सु बनेगा आचार निपुण। आगे गुणेन मिश्र, गुड़ टा मिश्र सु गुड़ मिश्र, और लास्ट में है व्यवहारेण सुलक्षण, व्यवहारेण सुलक्षण यानी व्यवहार में शुद्धि या व्यवहार से शुद्ध, व्यवहार टा सुलक्षण सु बनेगा व्यवहार सुलक्षण। इस तरह से हमारे ये सारे उदाहरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि पहला पद तो आपको तृतीय विभक्ति वाला मिलेगा और बाद में सूत्र में जितने भी शब्द दिए उन शब्दों के साथ में आपको तृतीय वाले पद के साथ समास कर देना है।
जैसे कि मास पूर्व, मातृसदृशा, पितृसदृशा, मासोनम, माश विकलम, वाक कलह, इस तरह से बन जाएंगे, सारे उदाहरण बन जाते हैं आपके। समझिए कि नहीं, ऐसे आपको बनाने हैं ये। अब यहां पर स्टार्टिंग वाला जो तृतीय वाला पद है ना, उसकी जगह आप चेंज कर सकते हो, कोई भी पद आ सकता है, लेकिन बाद में फिक्स पद हैं इस सूत्र में जो दिए गए वो ही आने चाहिए, तभी आपका इस सूत्र से ये वाला समास होगा। चलिए इसमें हम आपको एक सूत्र और बता रहा हूं, ठीक है, उसी के साथ में तृतीय विभक्ति, ये तृतीय तत्पुरुष समास हमारा पूरा हो जाएगा। बार बार विभक्ति नाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि विभक्ति के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना हम इसको, इसलिए। तो तृतीय तत्पुरुष समास में एक सूत्र आगे और समझते हैं। चलिए मित्रों, यहां पर अगला हमारा सूत्र है, देखिए, कर्तृकरणे कृता बहुलम। बहुत ही अच्छा सूत्र है, इसमें से एग्जाम में सवाल आए हुए हैं कई बार। कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र है। अर्थ क्या है सुनो, अर्थ है इसका तृतीयांत कर्ता, यानी तृतीया विभक्ति से युक्त कर्ता, मतलब अनुक्त कर्ता अभिप्रेत है। यहां पर अनुक्त कर्ता आपको ध्यान रखना है, अनुक्त कर्ता। अब अनुक्त कर्ता कहां होता है ये आपको पता होना चाहिए, और अनुक्त कर्ता कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसका। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है ये। तो अर्थ सुनो, तृतीयांत कर्ता तथा कर्ण से होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों का कृत प्रत्यय वाले शब्दों के साथ में समास हो जाता है, ये इसका अर्थ है। बात समझी कि नहीं, दोबारा सुन लो। इसका अर्थ ये है कि तृतीयांत कर्ता, यानी ऐसा कर्ता जो तृतीया विभक्ति से युक्त है, तृतीयांत कर्ता। कर्ता कैसा हो, तृतीयांत। तृतीयांत कर्ता व कर्ण का, और कर्ण, कर्ण में भी तृतीया होती है। तृतीयांत कर्ता व कर्ण का कृत प्रत्यांत शुबंत पद के साथ, किसके साथ समास होगा, कृत प्रत्यांत शुबंत पद के साथ तत्पुरुष समास होता है, ये इसका मतलब है। बात समझिए कि नहीं, यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में तो आपको तृतीयांत कर्ता मिलेगा या कर्ण मिलेगा, और बाद में आपको कृत प्रत्यय से युक्त आपका पद मिलेगा। ऐसा कोई भी शब्द मिलेगा जिसमें कृत प्रत्यय लगे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी तो पता लगाओगे आप, नहीं तो कैसे पता लगाओगे आप कि भाई ये वाला पद कृत प्रत्यांत से युक्त है कि नहीं है। कृत प्रत्यय वाले आपके उदाहरण कौन कौन से अभी इसमें हम बताते हैं। चलिए देखिए उदाहरण समझते हैं। इसमें एक बात और नोट करके हमने बताई है, यहाँ पर विशेष बात है। देखो, कृत प्रत्यय से बना पद हमारा जो होगा वो तवतु, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय से बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी कृत प्रत्यय में आते हैं, लेकिन इनसे युक्त नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जितने भी आपके कृत प्रत्यय हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपको त प्रत्यय मिलेगा, ये वाला इक्ता प्रत्यय, ये मिलेगा आपको 99%। इसी के उदाहरण मिलेंगे आपको, और इसी की मैंने आपको बताए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तो चलिए, जो एग्जाम में पहले पूछे गए ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, और जो मोस्ट हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहला पद मिलेगा तृतीया वाला, या फिर कर्ण मिलेगा, और बाद में हमें ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें कृत प्रत्यय लगा होगा, यही आपको समझना है, उनमें समास कर देना है इस सूत्र से। देखिए, हरिणात्रातः, पहला उदाहरण है हरिणात्रातः। तो यहां पर देखो, हरिणा में तृतीया है हरिटा, त्रात सु, त्रात है सु, बन गया। अब मिलाना इनको, हरि त्रातः। अब यहां पर क्या है, त्रातः जो हमारा पद है बाद वाला, इसमें त प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये वाला त्रा में त प्रत्यय जोड़ा तभी बनता है त्रातः, त प्रत्यय, ठीक है। ऐसे आगे है गुरुणा पालितः, गुरुणा पालितः, तो गुरुटा पालितः सु बनेगा गुरुपालितः, गुरुपालितः बन गया। तो यहां पर पाल शब्द से क्ता प्रत्यय करेंगे, क्ता बन जाएगा पालितः, ठीक है। आगे है अहिनाहतः, अहिनाहतः, तो यहां पर होगा अहिटा हत सु, अहिहतः, अहिहतः। तो यहां पर हन धातु है ना, उसमें क्ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है हता। हन धातु से जब तय प्रत्यय जोड़ोगे तो हता बनेगा, न चला जाता है। जब प्रत्यय पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे चलो, नख ही भिन्न है, नख ही भिन्न। हमने कहा कि इधर तो आपको क्या मिलेगा, तृतीयांत युक्त पद मिलेगा, या कर्ण पद मिल सकता है, कर्ण वाला, ठीक है। अब देखो, नख ही भिन्न, नख यानी नाखून है,
नाखूनों से भिन्न किया हुआ, अलग किया हुआ, तो नख भिस। अब नखई में बहुवचन है तृतीया का, तो हमने भिस लिखा। फिर भिन्न सु बनेगा नख भिन्न, नख भिन्न। तो यहां पर भिद धातु में तय जोड़ा, भिद धातु में तय जोड़ेंगे तो बनेगा भिन्न है, ऐसे। फिर है तेन कृतम, तेन कृतम, यहां पर तत् शब्द है हमारा, तेन चलता है, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई, तो बनेगा तत् टा कृत सु, बनेगा तत्कृतम। अब देखो कितना अच्छा शब्द है। मान लो आ गया कि तत्कृतम इत्यत्र क समासः, उत्तर देना है तृतीय तत्पुरुष समास। केन सूत्रेन, कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से हुआ है, ऐसा ध्यान रखना है आपको। और ये बार बार देखोगे तो ही ध्यान रख सकते हो आप। एक बार में समझने में, एक बार पढ़ लिया सुन लिया तो इससे काम नहीं चलेगा। बार बार सुनो, देखो, काफी में नोट करो, उनको बार बार रिवीजन मारते रहो आप, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा दिमाग में, एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। आगे चलो, परई भृतः, परई भृतः, तो यहां पर परभिष भृत सु बनेगा पर भृतः, तो यहां भ्री से तय जोड़ दिया। आगे है प्रज्ञाहीन है, प्रज्ञा टा हीन सु, प्रज्ञाहीन बन गया, प्रज्ञा से हीन, प्रज्ञाहीन। तो यहां पर धा धातु से त जोड़ा, ठीक है, और धा को ही हो गया तो बनेगा हीन है, ऐसे। आगे कबीना रचित, कबीना रचितम, तो बनेगा कवि टा रचित सु, बन गया कवि रचितम। कवि से जो रचित है उसको हम कवि रचितम कहेंगे, तो रुच धातु से त किया हमने तो बनेगा रचितम, ठीक है। आगे चलो, आगे गुरुणा दत्त है, गुरु टा दत्त सु, बनेगा गुरु दत्त है, बनेगा दा धातु से ता किया तो दत्त बना। व्याघ्रेण मारित है, व्याघ्र टा मारित सु, तो बनेगा व्याघ्र मारित, मारी में ता जोड़ा तो मारित बना। ऐसे करके यहाँ पर सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें और भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं बहुत सारे, आप जितने चाहें उतने उदाहरण बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तृतीया वाला पद या कर्ण पद जो है वो चेंज करते जाना है और कितने भी उदाहरण बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन जो सूत्र कह रहा है उस नियम को फॉलो करना होगा, उस नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। उस नियम के अकॉर्डिंग आप कितने भी उदाहरण बनाओ सारे सही माने जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके मित्रों यहां पर हमने आज इस सेशन में आपको हमने बताया द्वितीय विभक्ति यानी द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे होता है, तृतीय तत्पुरुष समास कैसे होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी विशेष बातें क्या हैं, वो सारी बात मैंने आपको यहाँ समझाई। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से यदि आप लगातार सारे टॉपिक समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको हर बिंदु को अच्छे से समझाया जाए, और मैंने यहाँ पर सरल उदाहरण के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल जीरो स्तर से बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही पूरा टॉपिक आपको बताया जाएगा। इसी तरह से जो भी हमारे और शेष आपके टॉपिक बचे हैं उन सबको भी मैं आपको क्रम से बताऊंगा। सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। अपने दोस्तों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें दोस्तों। मिलेंगे ऐसी ही शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त।